ऐसे मैट्रिमोनियल नेचर के विवाद आपके और आपकी पत्नी के बीच शुरू होते हैं, आपसी विवाद आपके बीच में शुरू हो गया, पत्नी आपका घर छोड़ के इमीडिएटली चली जाती है, मायके चली जाती है, या किसी नोन व्यक्ति के घर चली जाती हैं जिनसे उनका अडल्ट संबंध होता है, अडल्ट्री में जिसके साथ रह रही होती हैं उसके साथ चली जाती हैं। उसके बाद उनके इशारे पर ही आपके विरुद्ध 498A और उसके बाद 370, 377 के साथ 313, 328, 406, 504, 506 में मुकदमा आपके विरुद्ध रजिस्टर करा देती हैं। मूलभूत कारण इन मुकदमों के पीछे क्या है कि दोनों पार्टीज का ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंस ईगो की है कि दोनों पक्षों के बीच में ईगो रहता है और ईगो की वजह से वो दोनों लोग आपस में बैठकर अपनी ग्रीवांसेस को, प्रॉब्लम्स को सल्यूशन की ओर नहीं लेके जाते हैं, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स लिटिगेशन में डाल के और ज़्यादा बढ़ाते हैं, मुकदमेबाजी में डाल के और ज़्यादा बढ़ाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मुकदमा चलना कोर्ट में एक बहुत लंबी प्रोसेस है। आप एक दूसरे को परेशान करने के लिए मुकदमे लिखाते हैं, आप एक दूसरे को हैरेस करने के लिए मुकदमे लिखाते हैं कि हम इनको हैरेस कर ले जाएंगे, परेशान कर ले जाएंगे, लेकिन आप दोनों शायद भूल जाते हैं कि आप दोनों का लीगली तलाक नहीं हुआ है, आप दोनों अलग जाके शादी नहीं कर सकते हैं। दोनों लोगों की जवानी केवल कोर्ट में बीत जाएगी और बुढ़ापे में सिर्फ जब पोपले दांत हो जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमारा वंश कैसे चलेगा, हम आगे क्या करेंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 498A का जो मुकदमा पहले होता था, पहले 498A के मामले में इमीडिएटली पुरुष पक्ष के परिवार भर की गिरफ्तारी हो जाती है। अगर किसी महिला ने आरोप लगा दिया कि उसके साथ शारीरिक मानसिक क्रूरता की गई है, मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी उसके ससुराल वालों ने करी है और दहेज मांगा है, तो उसके पूरे परिवार को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती थी, बाद में जांच होती थी। ऐसे न जाने कितने परिवार तबाह हो गए। इवन ये तक मैंने देखा है और आज भी देख रहा हूं कि जो लोग विदेश में बैठे हैं, जो दूसरे शहर में रहते हैं, उनके ऊपर तक FIR पुलिस रजिस्टर करती है, उनका कैरियर तक चौपट कर देती है। जैसे मान लीजिए पत्नी का विवाद हुआ, पत्नी विवाद अब जो है उसका विवाद हुआ तो वो अपने देवर को, जेठ को, ननद को, सबको इन्वॉल्व कर देती है, सबको चौपट कर देने की कोशिश करती है कि कोई बचना नहीं चाहिए। अब आप समझ लीजिए, सिर्फ ईगो के चक्कर में अच्छे भले लड़कों का कैरियर चौपट हो जाता है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि 498A के साथ कौन कौन सी धाराएं लगाकर FIR लिखाई गई जिससे उन FIR की ग्रेविटी बढ़ सके और उनके ससुराल वालों की गिरफ्तारी इमीडिएटली हो सके, या अगर उनकी कोई लीगल डिमांड है, जैसे डिमांड होती है कि हमको मकान अलग से लेके दो, हमको तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना है, हमको तुम इतना पैसा दो, फिर तलाक हमसे ले लो, ये सारी डिमांड्स होती, जो इलीगल डिमांड्स होती है, आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो केवल 498A धारा लगा देने से उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि पति पक्ष के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पति को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन समस्या यहां पर यह है, पति को समस्या तब आएगी जब उसका परिवार उसमें इन्वॉल्व होगा। अब परिवार कैसे इन्वॉल्व होगा? इन महिलाओं के द्वारा एक नया हथकंडा अपना लिया गया है। झूठे मुकदमे लिखाने वाली महिलाओं के द्वारा एक नए तरीके का हथकंडा अपना लिया गया। उनके द्वारा 498A की FIR के साथ 1 जुलाई के पहले तक, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो 1 जुलाई के पहले तक जो सेक्शंस लगाए गए हैं, वो 498A के साथ उनके द्वारा 376 लगाने का बहुत तगड़ा ट्रेंड आया है। देवर के ऊपर, जेठ के ऊपर, ससुर के ऊपर 376 जैसी धारा में मुकदमा दर्ज करा देते हैं और 376D लगवाते हैं कि इनके द्वारा मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए, गलत तरीके से मुझे देखा गया, छेड़ा गया, परेशान किया गया। अब क्योंकि 376 का एलिगेशन है, लड़की का स्टेटमेंट मोर देन इनफ है। 164 में जाके कह दे कि ससुर, जेठ, देवर ने मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किया, तो सब के सब जेल चले जाएंगे। पति आपका वहीं सरेंडर हो जाएगा, वहीं पे हस्बैंड पक्ष बेचारा टूट जाएगा, कहेगा भैया जेल जाने से बेहतर है जो मांग रही देवी जी, इनको दे के किनारे करो। अब पहली चीज मैंने आपको बताई, पहली धारा 498A के साथ जो लगाई गई 376, 376D लगाई गई। उसके बाद 313 लगाई जाएगी कि मेरी ननद ने मेरे पेट पे लात मार दिया, या मेरी सास ने मेरे पेट पे लात मार दिया कि मेरा बच्चा उससे गिर गया। अब बच्चा उससे, क्योंकि भाई एक एक करके सबको लपेटना है ना, पहले देवर जेठ को लपेट दिया इन्होंने, उसके बाद अब इन्होंने ननद और सास को जो है लपेट लिया कि ननद ने मेरा हाथ पकड़ लिया, या पेट पे लात मार दिया, या सास ने मेरे पेट पे लात मार दिया। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई तो 313 लग गई, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई कि वो भी गिरफ्तार हो जाएंगी। अब क्योंकि पति बचा हुआ है, पति 498 केवल लगा है। पति को अगर छोड़ देना होता है तो 377 महिलाएं नहीं लगवाती हैं, तो केवल 498 लगा छोड़ देंगी। लेकिन जहां पर पति को भी ठीक करना है, वहां पर 377 लगा देंगे कि इन्होंने मेरे साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया, इन्होंने मेरे साथ अननेचुरल तरीके से शारीरिक संबंध बनाए।
अब एक एलिगेशन और लगा देती कि पति मेरे साथ इतना अननेचुरल सेक्स करता था कि उसने मुझे नशीली पदार्थ, नशीली गोलियां खिला देता था, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी में कुछ मिला के मुझे पिला देता था और उसके बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। उस तरीके से वो 328 लगा देंगी। तो 376 लग रही है आज की डेट में एफआईआर में, 498 ए की, 376 के साथ लगाई जा रही 313 टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद लगाई जा रही 377 पति के ऊपर, और न जाने क्या क्या धारा है। 406 लगा दिया जा रहा है कि सारा स्त्री धन हमारा रख लिया है। भले वो सारा जेवर लपेट के मायके चली गई हो, लेकिन सारा का सारा वो एलिगेशन लगा देंगे कि पति और उसके परिवार के द्वारा सब कुछ रख लिया जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज करा दिया जा रहा है अनेकों धाराओं में, ठीक है, आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, जिससे आपकी जमानत न हो सके और आपका पूरा परिवार जेल के अंदर निरुद्ध रहे और परेशान रहे और आप लोग झेलते रहे। इस तरीके से 498 ए की एफआईआर को बेहद मजबूत तरीके से लिखाकर आपके पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा कुछ अगर है आपके विरुद्ध किसी प्रकार की एफआईआर रजिस्टर कराई जा रही है, जैसे पूरे परिवार का नाम लिख दिया, घर भर का नाम लिख दिया, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, पुलिस को मैनेज करने की चेष्टा ना करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो पुलिस मैनेजमेंट में लग जाते हैं, पुलिस को पैसे देने लगते हैं कि दरोगा जी नाम काट देंगे सबके। भाई साहब, दरोगा जी ने अनलिमिटेड लोगों का नाम इसीलिए लिख रखा है कोतवाल साहब ने, ताकि नाम काटने के नाम पर आपसे पैसा वसूल सके। 10,000 रुपए पर पर्सन कम से कम, 20,000 रुपए पर पर्सन कम से कम, ताकि आप का वसूली कर सकें, आपसे पैसा ले सके। इसीलिए वो लोग बढ़ा के नाम डालते हैं, बाद में नाम काटने के नाम पर आपसे पैसा लेते हैं। 80,000, 90,000, 1 लाख, जो जितने में सेट हो गया, जितना डरा ले गए उसको, उतना पैसा दरोगा जी उस व्यक्ति से ले लेते हैं और नाम काट देते हैं। पहले नाम इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि उनको प्राइमा फेसाई ये पता होता है कि ये नाम नहीं शामिल हो सकता, ये नाम फॉरेन में रहता है, नहीं हो सकता, लेकिन नाम डाल के उसको इंडिया बुलाने की पूरी चेष्टा करेंगे, परेशान करेंगे, जिंदगी झंड करेंगे। इसीलिए पुलिस वालों के बच्चे बेहद कमजोर, निरीह, निर्मम होते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि आपको पुलिस को नहीं मैनेज करना है। जैसे ऐसे नेचर की एफआईआर आपके विरुद्ध हो, झूठी हो, जिसमें आपके परिवार में बहन, दीदी, जीजा सबका नाम पड़ा हो, क्योंकि उनकी रेजिडेंशियल लोकेशन अलग है, अलग रहते हैं, आपके घर से कोई लेना देना नहीं है, उनका मैट्रिमोनियल होम अलग है, आपकी बहन का, आपके जीजा का अलग है, आपका भाई आपसे सेपरेट रहता है, वो दूसरी जगह रहता है, विदेश में रहता है, माँ बाप से आप अलग रहते हो। तो ऐसी कंडीशन में सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके आप अपने लिए एफआईआर क्वेश्चनिंग का इंतजाम करके तुरंत हाई कोर्ट आ जाइए, ताकि आप पुलिस के टॉर्चर से बच जाएं। और मैट्रिमोनियल नेचर का विवाद है तो कोर्ट जर्नली इसमें मीडिएशन भेज देगी, तो कम से कम आपको पुलिस टॉर्चर से बच जाएंगे और अरेस्टिंग नहीं होगी। अरेस्टिंग नहीं होगी तो कुछ भी आप कर लोगे, वरना नॉर्मली 498 में पुलिस परेशान नहीं करती, हालांकि अरेस्ट कर सकती है, कर भी लेती है कई बार, ठीक है, लेकिन अगर ये सेक्शंस लगे होंगे तो आप गिरफ्तार पक्का हो जाओगे। इसलिए जब भी ऐसी कोई एफआईआर आपके विरुद्ध हो तो तुरंत एफआईआर क्वेश्चनिंग में आके अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, बचाइए, और अपना जो है जुडिशियल माइंड सब व्यक्ति के अंदर जज होना चाहिए राइट रॉन्ग सोचने के लिए। तो सही गलत का निर्णय लेके आप कोर्ट पहुंचिए, कोर्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। नहीं पहुंचेंगे, नहीं रिप्रेजेंटेशन अपना देंगे कोर्ट में, तो आप खुद झेलेंगे, जिम्मेदारी आपकी होगी। पुलिस पे विश्वास करेंगे तो समझ लीजिए आप नष्ट हो जाएंगे। कोर्ट इसीलिए बनाई गई है क्योंकि पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसीलिए है कि जुडिशरी सब पे नकेल कस सकती है और नकेल कसती भी है। हमारे माननीय न्यायाधीश, माननीय न्यायालय आपके हित के लिए ही है और हित होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़ो तो जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।